हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। जो लास्ट क्लास में हमने करा था, काफ़ी करा था हमने। 13.3 के 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे 13.3 को। तो एनसीईआरटी एक बार ही निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 13.2 सॉरी 13.3 नहीं 13.4 हमने करी थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाँ, 13.3 तो सबसे पहले एक्सरसाइज करी थी, तो 13.4 निकाल लेंगे एनसीईआरटी में से एक बारी। एनसीईआरटी में से हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे 2 पार्ट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है find the probability distribution of number of successes in 2 tosses of a die where success is defined number greater than 4। सैंपल स्पेस 6 का होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर डाइस को 2 बार फेंको, 5 बार फेंको, कितनी भी बार फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सैंपल स्पेस एक बारी का काउंट करना है आपको। एक बारी में कितने गिरे गए हैं, तो एक बारी में आपके पास 1 2 3 4 5 6 का सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस यानी आप कह सकते हो जो चीज आपको चाहिए, दैट इज योर सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जनरली सक्सेस को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, याद रखिएगा। दैट इज इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6। और फेलियर, अगर एक चीज सक्सेस है तो दूसरी फेलियर होती है, तो 4/6 हो गई प्रोबेबिलिटी उसकी। अब उसने क्या बोला है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अगर आपने 2 बार किसी भी सिक्के को फेंका है, तो डाइस को फेंका है, तो 2 बार, भाई आपका नंबर ग्रेटर देन 4 यानी 5 और 6 आना चाहिए आपके डाइस पे, तो आप जीत जाओगे। अगर 5 और 6 आ रहा है, मान लो आपने एक बार ही फेंका और आपका कितना आ गया, 5 आ गया सपोज, तो आप जीत गए। एक बार 5 आ सकता है, 2 बार आ सकता है, या फिर एक भी बार नहीं। यानी जो चीज आपकी एक्स होगा वो 0 1 2, या तो एक भी बार नहीं 5 और 6 आए। मैंने डाइस को फेंका, ना तो 5 आया ना 6 आया, फिर डाइस को फेंका, ना 5 आया ना 6 आया, फिर डाइस को फेंका, ना 5 आया ना 6 आया। मतलब वैसे तो 2 बार फेंक सकते हो, एक बार फेंका ना 5 ना 6, दूसरी बार फेंका फिर 5 या 6, कुछ भी नहीं आया, 0 का केस हो गया। एक बार फेंका तो कुछ नहीं आया, दूसरी बार फेंका तो 5 या 6 में से कोई भी एक नंबर आ गया। पहली बार फेंका तो 5 या 6 में से कोई भी एक, दूसरी बार फेंका तब भी 5 या 6 में से कोई भी एक। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 2 हो जाता है उसमें। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई भी सक्सेस नहीं है, कोई भी सक्सेस नहीं है, मतलब पहली बारी पे भी नॉट सक्सेस q, और दूसरी बारी पे भी फेलियर। 4/6 इंटू 4/6, यानी आप इसे कह सकते हो 4/9, 2/3, 2/3। x इज इक्वल टू 1, एक बार सक्सेस, सपोज पहली बारी में सक्सेस मिली, दूसरी बारी में फेलियर, प्लस पहली बारी में फेलियर, दूसरी बारी में सक्सेस, यानी 2/6 इंटू 4/6 प्लस 4/6 इंटू 2/6। आंसर आया आपका कट कुट आके 1 3 2 3 2 3 1 3, 9 LCM, 2 और 2 4, 4/9। ठीक है, ये भी 4/9 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दोनों बार सक्सेस, यानी p इंटू पी, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6। आंसर आया अपना 1/9। ठीक है ना। अब इसने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। आप चाहो तो टेबल बना सकते हो। जनरली वैसे टेबल बनाने के लिए नहीं बोला जाए, तो आपकी अपनी इच्छा होती है। बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो नहीं बनाओ। 0 1 2, प्रोबेबिलिटी कितनी रही, 4/9, 4/9 और 1/9। चेक करना है कि ये रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से करिए, नहीं करी, सही है नहीं है, सबको ऐड कर दो, आंसर 1 आ रहा है नीचे वाले का। मीन निकालने के लिए तो बोला नहीं है, कॉपी कर सकते हो। अगला पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, एक डाई पर 6 आ जाए तो सक्सेस और फेलियर आपकी डेफिनेशन अब दोबारा से चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूँ।
सेकंड पार्ट करते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट क्या बोला है देखिए, सेकंड पार्ट में बोला है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई, एक डाई पर कम से कम एक डाइस पर 6 आए। 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाइस। तो बेटा इस पे आपका जो लैंग्वेज है वो पूरी चेंज हो जाएगी। सक्सेस आपका हो जाएगा 6 अपीयर, 6 आए, दैट इज योर सक्सेस। कैपिटल P मान लिया मैंने इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और कैपिटल Q की प्रोबेबिलिटी 5/6। फेलियर 6 डू नॉट कम। तो पिछली बार हमने फेलियर और सक्सेस से नहीं करे थे, बट अभी हम कर रहे हैं। बात तो वही है, कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है ना। आपको तो बस तरीका सीखना है, बल्कि ये तरीका ज्यादा आसान है। अब भाई 2 बारी डाइस उछला है, एक भी बार 6 नहीं आएगा, एक बार 6 और ज्यादा अच्छी किस्मत हुई तो दोनों के दोनों बार 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये निकालना है आपको तीनों चीजें। बहुत सिंपल है, बहुत नकली है, आसान, टुच्चा, नकली, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। x इज इक्वल टू 0 जब आपका एक भी बार सक्सेस नहीं आता, यानी फेलियर मल्टीप्लाई बाय फेलियर, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6, 25 डिवाइडेड बाय 36। 1 एक बार सक्सेस, सक्सेस फेलियर प्लस फेलियर सक्सेस। पहले वाले पे सक्सेस हो गया, दूसरे वाले पे फेलियर हो गया। ऐसा भी हो सकता था दूसरे वाले पहले वाले पर फेलियर हो जाता, दूसरे पे सक्सेस। तो आंसर कितना आएगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। आंसर आ गया 10/36 विच इज इक्वल टू 5/36, 5/18। ठीक है, और दोनों के दोनों बार सक्सेस आ जाए, सक्सेस मल्टीप्लाई बाय सक्सेस इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। आंसर आ गया 1/36। खत्म, फिनिश दैट। कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, इसने बोला था सक्सेस जो है वो है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई, कम से कम एक डाइस पे। तो ये वाला केस आपको नहीं लेना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों नहीं लेना, बिकॉज एटलीस्ट बोला है उसने, कम से कम एक बार, यानी एक या एक से ज्यादा वाले केस लेने हैं। ये तो पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ये वाला केस तब आता जब आपको बोला नहीं जाता, ठीक है। तो ये केस आप नहीं लेंगे, ये दोनों केसेस आप लिखेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक बार तो 6 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेटा इसी सेकंड पार्ट को हम ऐसे भी कर सकते थे। हमारा आंसर जो आया है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 अपीयर एट लीस्ट वन डाई इज इक्वल टू 10/36 प्लस 1/36। कैसे भाई साहब, आपको टोटल लेनी है ना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी लेनी है ना, मतलब कम से कम एक बार आए तो दोनों केसेस को ऐड कर देंगे 11/36। लेकिन ऐसे भी कर सकते थे, इसको दूसरा तरीका बता रहा हूं जो हमारा होता था जनरली, ठीक है। 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन डाई। अगर आप रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं करना चाहते तो आपके पास सैंपल स्पेस बनता है 1 6 2 6। अगर नहीं यूज करना चाहते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का तो इसके अंदर यूज हो सकता है 3 6 4 6 5 6 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5
6 भाई कम से कम एक डाइस पर तो 6 आ ही रहा है, तो टोटल 11 केसेस हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 6 इज इक्वल टू 11/36 खत्म। इस तरीके से आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूडेड 6 डिफेक्टिव। बेटा 30 बल्ब का एक लॉट है, 6 आर डिफेक्टिव, 6 डिफेक्टिव है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। 4 बल्ब्स आर ड्रॉन, फाइंड द probability distribution of number of defective bulbs। और उसने क्या बोला है, विद रिप्लेसमेंट्स। अब यहां पंगा पड़ेगा भाई, विद रिप्लेसमेंट में आपका कॉम्बिनेशन कभी नहीं लगता, ठीक है। मैं अब आपको यहां पे बर्नौलिस ट्रायल्स सिखाऊंगा। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कर ही रहे हैं, बर्नौलिस ट्रायल्स अब मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कितनी दिक्कत आने वाली है आप ये देखिएगा। पहले मैं इसे पूरा उस तरीके से करूंगा जिस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे थे, उसके बाद आपको आंसर मैच कराऊंगा बर्नौलिस ट्रायल से। तो बर्नौलिस ट्रायल जो है वो इन क्वेश्चन में जिसमें लिखा हो विद रिप्लेसमेंट उसमें लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। बट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो तो आप बर्नौलिस ट्रायल्स नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन का केस यूज करना पड़ेगा और उसी से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अभी विदाउट रिप्लेसमेंट के और भी क्वेश्चंस आएंगे, तब भी मैं यही सेम स्टेटमेंट बोलूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, ठीक है ना, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, मैं दोबारा से डाटा लिख लेता हूँ। 30 बल्ब्स टोटल है मेरे पास, 6 आर डिफेक्टिव, 24 आर नॉन डिफेक्टिव, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, यानी डिफेक्टिव बल्ब मेरा सक्सेस हो गया भाई, क्योंकि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वो सक्सेस होता है। सक्सेस आर डिफेक्टिव बल्ब एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज इक्वल टू स्मॉल p 6/30, ठीक है। फेलियर इज नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी अपनी, स्मॉल q दैट इज इक्वल टू 24/30, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं कि x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। भाई एक लॉट में अगर मैं हाथ डाल के बल्ब निकाल रहा हूं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर 4 बार मैंने बल्ब निकाले तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं आया। क्या पता गलती से एक डिफेक्टिव आ जाए, उसके बाद फिर 2 डिफेक्टिव, फिर 3 डिफेक्टिव, फिर 4, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जब मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, तो नॉन डिफेक्टिव यानी Q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। भाई चारों बार यही निकले हैं, 1/5 होता है ये, और ये 4/5 होता है, ठीक है। तो 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 1, एक डिफेक्टिव आ गया, सक्सेस इज डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव, दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, प्लस पहला नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव, फिर नॉन डिफेक्टिव, प्लस मतलब p को फ्लक्चुएट करना है, q q p q प्लस ट्रिपल q एंड p। मतलब इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि इतना बड़ा केस में 4 अगर डिफेक्टिव बल्ब निकालें, यार इतने सारे केसेस बनाए, ये कोई तरीका हुआ, भाई इतना बड़ा मेथड आ गया ना। तो अभी से अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो होता तो ये सारी चीज़ें एक ही इक्वल है क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो 4 टाइम्स p और q की पावर 3, भाई तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स p यानी 4/5, सॉरी 1/5 इज आर p एंड 4/5 इज q की पावर 3। ये मेरा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालते हैं। 2 सक्सेस 2 फेलियर प्लस पहला सक्सेस दूसरा फेलियर फिर सक्सेस फिर फेलियर प्लस फेलियर सक्सेस सक्सेस फेलियर प्लस, मतलब कितना गंदा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, देख रहे हो, प्लस क्यू पी प्लस क्यू क्यू पी, ये तरीके हो गए, यानी 4 टाइम्स पी का स्क्वायर एंड क्यू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/5 का स्क्वायर एंड 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। तो होना क्या है, 3 वाले केस में 3 टाइम्स p का क्यूब इंटू क्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां 3 क्यू है वहां पे 3 p आएंगे इस बार, और क्यू एक अकेला आएगा क्योंकि इस बार 3 सक्सेस है। तो 3 आपका आएगा, यहां पे 4 ही आएगा, करके देख सकते हो, 4 p क्यूब क्यू, 4 p मतलब 1/5 का क्यूब एंड 4/5 की पावर 4। और लास्ट अगर आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो वो दिक्कत नहीं करती, वो आपका आएगा सक्सेस 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 और सक्सेस, यानी ये हो गया 1/5 की पावर 4। आप इसे कॉपी कर लो। अब मैं आपको सिखाऊंगा बर्नौलिस ट्रायल से किस तरीके से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से कॉपी करेंगे। टॉपिक का नाम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौलिस ट्रायल्स की हेल्प से हो सकता है। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। तो जहां पे इतनी सारी फिगर्स आ जाती हैं कि 4 चीजें निकाल दी, 3 चीजें निकाल दी, उस केस में प्रॉब्लम आती है, बाकी किसी केस में प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी तो चलो कोई नहीं, 1-2 वाले में तो इजीली हो जाता है, पी क्यू क्यू पी आ गया, दोनों को ऐड कर दिया बस। बट अगर 4-4 के केस में ऐसा तो निकालते ही रह जाएंगे भाई, हमारे पास टाइम ही कहाँ बचेगा एग्जाम में। तो उससे बचने का तरीका है बाइनोमियल ट्रायल्स, और कुछ नहीं है, बर्नौलिस ट्रायल्स। देखिए बर्नौलिस ट्रायल्स जो मैं आपको बोल रहा था, बर्नौलिस ट्रायल्स को पहले एक बारी ध्यान से सुनेंगे प्लीज, क्योंकि इसको समझाने में शायद मुझे 10 से 15 मिनट लग जाए, लेकिन क्वेश्चंस काफी सॉल्व हो जाएंगे आपके, और ध्यान से सुनेंगे तो शायद बर्नौलिस ट्रायल्स आपका कंप्लीट भी हो जाए। बर्नौलिस ट्रायल्स में आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। इट्स लाइक जनरल टर्म इन केस ऑफ BT में करते थे ना, वैसे ही है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बर्नौलिस ट्रायल्स यूज किया जाता है। इट नेवर बी यूज्ड इन, इसकी लिमिटेशन, पहले लिमिटेशन लिखना नहीं है, पहले सुनना है ध्यान से, फिर चीजें भी बतानी है मुझे। लिमिटेशन, इट नेवर बी यूज्ड इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में आप प्लीज इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी गलती हो जाएगी, मैं पहले बता दूं। ठीक है, अब समझते हैं व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स N R P Q। बेटा P आपका होगा सक्सेस, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और जो बच गया दैट इज योर फेलियर। जो बच गया, और याद रखिएगा P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। P मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी दैट इज योर P, Q आनी फेलियर। अब बच गया N और R। N यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकता है। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, देखिए वर्ड यूज हो रहा है ट्रायल्स। ट्रायल्स मतलब बचपन में आप लोगों ने बोलता ना भाई एक बॉल ट्राई खिला दे, फिर दूसरी बॉल ट्राई खिला दे, फिर तीसरी भी ट्राई खिला दे, और गलती से अगर आउट हो जाते तो पहली बॉल पे तो बोलते थे भाई ट्राई बॉल थी, ऐसे कुछ करते थे। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई भी बैग में से 4 बॉल निकाली है तो दैट इज 4 नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी 4 हो गए उस केस में। आपने कार्ड्स कितनी बार निकाले, 4 बार निकाले, मान लो 1 2 3 4 कार्ड निकाले एक डेक में से, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 4। आपने क्या किया है, आपने डाइस को 5 बार फेंका है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5।
5 बार आपने डाइस को फेंका है, सक्सेस एक बारी का काउंट करना है, 5 बारी का काउंट नहीं करना है, एक बारी में कितना सक्सेस था, ठीक है। फेलियर एक बारी में कितना था। आप जिस भी चीज को जितनी बार फेंकोगे उतना आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा, बट सक्सेस एक बारी फेंकने का काउंट करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आर जो है हमारा वो होगा 0 1 2 3 4 जो भी मतलब होता था ना डाटा में डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो। अब आप इस पूरे चार्ट को कॉपी कर सकते हो, इसके भी आप पे हम पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन था एक फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब्स है आपके पास टोटल, 6 डिफेक्टिव 4 नॉन डिफेक्टिव और अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन। 4 बल्ब निकालेगा यानी n हो गया 4, भाई जितनी बार जो चीज निकाली जाएगी दैट इज योर n, और x हमेशा 0 1 2 3 4, x की वैल्यू हमेशा 4 या 4 से कम होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है कि x जो होता है यहाँ पे वो हमेशा n से किस हिसाब से लाई करता है। 4 ऑप्शन दे देगा कि x की वैल्यू n से हमेशा छोटी या उसके इक्वल होगी, इस तरीके से वैल्यूज को दे देगा, आपको निकालना पड़ेगा। अब आप पहले तो निकालेंगे सक्सेस, सक्सेस अपना कहलाएगा डिफेक्टिव बल्ब, वही सेम 1/5 अपने निकाला था, और Q अपना फेलियर 4/5 आप लोगों ने निकाला था, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास x इज इक्वल टू 0, सॉरी r का फॉर्मूला था NCR, सक्सेस की पावर r, Q की पावर n माइनस r, P ऑफ x इज इक्वल टू 0, 4C0 सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की पावर 4 माइनस 0, यानी आंसर ये आ गया। आपको मैंने पहले भी बताया था NC0 हमेशा 1 होता है, तो 4C0 हमेशा 1 होगा, 1 इंटू 4/5 की पावर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, 4C1 1/5 की पावर 1, 4/5 की पावर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा। आपको मैंने पहले बताया था NC1 हमेशा n होता है यानी 4, ठीक है, 1/5 और 4/5 की पावर 3, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 2, 4C2 1/5 की पावर 2, क्योंकि r की जगह पे 2 हो रहा है यूज इस बार, 4/5 की पावर 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया ये भी। 4C2 को कैलकुलेट करके देख लेते हैं रफ में, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कट गया 2 1 2 2, यानी ये आ गया 6 1/5 का स्क्वायर 4/5 की पावर 2, ठीक है। अभी अपना ये वाला आंसर 6 नहीं आया था, यानी हमने इसमें मिस्टेक करी है। देखा इसमें इसलिए मिस्टेक हो जाती है, इसमें 6 केसेस बनने थे, हमने केसेस बनाए थे 4, और भी केसेस बनेंगे जो हमने नहीं बनाए, जैसे कि बनना चाहिए था P यहाँ पे Q Q, P यहाँ पे Q इधर, 2 केसेस और बनने थे जो हमने नहीं बनाए, समझ रहे हो, तो ये बनाने ज़रूरी थे। अभी मैं इसमें केसेस बताऊंगा कौन से 2 और बनने थे, ठीक है, जो मैंने नहीं बनाए। तो 4C2 इज 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, 4C3 1/5 की पावर 3 और 4/5 की पावर 1, 4 हो जाएगा ये, क्योंकि आपको बताया Cn-1 हमेशा n होता है, 1/5 का क्यूब और 4/5 की पावर 1। लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, 4C4 1/5 की पावर 4 और 4/5 की पावर 0। तो ये तरीका बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू दिस, आप इसे कॉपी कर सकते हो, आपका आंसर आ चुका है। 4C4 1 होता है तो 1/5 की पावर 4 आ गया, ठीक है, कॉपी करो, फिर मैं उसको बताता हूँ कि उसमें क्या मिस्टेक है। 4 इंटू 1/5 का स्क्वायर, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है बेटा, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कैसे ठीक है,
x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है, नहीं नहीं 2 की बात हो रही है ना, 2 में मिस्टेक हो सकती है शायद, 2 केसेस और बनने थे उसके, 1 तो बना हुआ, कॉपी कर लो बता दूंगा। देखो बच्चों, उसमें एक केस ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था, टोटल 5 केस तो ऑलरेडी थे। ये गलती से मैंने उन्हें 4 गिन के लिख दिया और ये मेरा आ गया छठा, ये केस नहीं था, पी क्यू क्यू पी, तो ओवरऑल आ जाएगी वैल्यू 6। इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड होता है मेथड, मैं आपको बाइनोमियल ट्रायल्स करने के लिए कहा, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन में बाइनोमियल लगाएं, आसान पड़ता है और कुछ नहीं है। इतना बड़ा करने में हमेशा गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने करे, ठीक है। बाकी सब में तो सेम है, बाकी सब में आपकी फर्स्ट वाले में भी 4/5 की पावर 4 आ रही है, 4/5 की पावर 4, सेकंड वाले में 4 1/5, 4 1/5, 4/5 का क्यूब, 4/5 का क्यूब, थर्ड वाले में अब सेम आ चुका है, और फोर्थ वाले में x इज इक्वल टू 3 वाले में 4 1/5 का क्यूब, x इज इक्वल टू 3 में 4 1/5 का क्यूब, 4/5 की पावर 1, 4/5 की पावर, अरे यार ये 4 कैसे हो गई, 1 थी ये, ठीक है, और 1/5 की पावर 4। समझ में आ गया, सारे इस तरीके से करने हैं आपको, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक थी और कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आया कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से कॉपी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार कॉइन को उछाला जाता है, ठीक है। अ कॉइन इज बाइज्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली एज अकर एज टेल। कहता है हेड जो है, हेड इज 3 टाइम्स इज लाइकली एज अकर एज टेल। कहने का मतलब ये है कि एक सिक्के को जब हम उछालते हैं वो बाइज्ड है सिक्का, बाइज्ड मतलब कि इस तरीके का सिक्का होता है कि जो हेड को या टेल को किसी एक को ज़्यादा दिखाता है एज कम्पेयर टू अदर। तो ऐसा कोई सिक्का होता नहीं है, हम अजम्पशंस लेते हैं ये, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि ये ऐसा दिखा रहा है। आप चाहे 100 बार चेक कर लो, चाहे 1000 बार, कई बार तो हेड दिखा देगा ज़्यादा, कई बार टेल दिखा देगा ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एज अ करेज टेल कहता है इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार उछाला गया है, यानी एक सिक्के को जब भी 2 बार उछाला जाएगा n हो जाएगा हमारा 2, और x यहीं से पता लग जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 2, चाहे कुछ भी निकालना हो ये हमेशा 0 1 2, n जितना होगा लास्ट वहां तक होगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। बच्चे आपका सक्सेस जो हो जाएगा वो टेल्स हो जाएगा, सक्सेस इज इक्वल टू टेल। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है पता नहीं भाई, आपको 1/2 नहीं मानेंगे, बाइज्ड सिक्का है, बाइज्ड मतलब एक की जगह दूसरा दिखाता है, मतलब जो दिखाना चाहिए वैसा नहीं है, मतलब 50-50 चांसेस नहीं है दोनों के। और हेड कितनी बार आ रहा है, क्यू टाइम्स। हाँ बट उसने बोला हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है पी के। तो आपको ये भी पता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पी की वैल्यू अपने को नहीं पता, क्यू की वैल्यू पता है 3p इज इक्वल टू 1 और 4p इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू आ गई 1/4, यानी टेल की प्रोबेबिलिटी सक्सेस आपका 1/4 हो जाता है। और अगर आप q निकालें तो q इज इक्वल टू 3 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। आपको q पता लग गया। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 में क्या लेंगे NC0, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर r, n माइनस आर मतलब वही 2, तो ये हो गया 3/4 की पावर 2, 9/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो 2C1, 1/4 की पावर 1, 3/4 की पावर 1, ये आ गया 2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 दैट इज इक्वल टू 3/8। कर कैलकुलेट करके देख लीजिए, 2 से 2 काट दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, 2 में से 2 बार सक्सेस आया आपका, 1/4 की पावर 2, 3/4 की पावर 0, यानी आंसर आ गया 1/16। ये आपके 3 केसेस निकल गए, 1 2 3 केसेस बोल रहा हूँ, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, क्वेश्चन अच्छा था। आ रखे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रैंडम वेरिएबल एक्स इज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बहुत अच्छी बात है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी टेबल दिया हुआ है हमें। एक्स दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 0K, 2K, अगेन 2K, 3K, K स्क्वायर, 2K स्क्वायर। अरे यार क्या कम लिख दिया मैंने, अरे यार यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आना था ना, यहाँ बना रहा हूँ नीचे। PX 0K, 2K, 2K, 3K, K स्क्वायर, 2K स्क्वायर और 7 की जगह पर 7K स्क्वायर प्लस K। ठीक है, ये बन गया। कहते हैं डिटरमाइन K। भाई आपको पता होना चाहिए इस पूरे सम की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, आपको मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो K 0 प्लस K प्लस 2K प्लस 2K अगेन प्लस 3K प्लस K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर प्लस K इज इक्वल्स टू 1। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9K, K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर 3K स्क्वायर प्लस 10, 10K स्क्वायर प्लस 9K बराबर 1 और 10K स्क्वायर प्लस 9K माइनस 1 बराबर 0। इसकी MTS मारते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 10 कॉमन लिया, 10k कॉमन लिया, क्या बचेगा k प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया k प्लस 1, आइदर 10k माइनस 1 और ये k प्लस 1। भाई साहब आपका 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो k आपका आ गया 1/10 और k आपका आ गया -1, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज नेवर बी इन नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। फर्स्ट पार्ट निकल गया आपका, k निकालना था। दिस पार्ट नंबर सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन k। आप फटाफट से पहले इसे कॉपी कर लो, फिर आगे समझेंगे। जल्दी जल्दी मत मचाया करो कॉपी करने की, जब मैं टाइम देता हूँ तब किया करो कॉपी, ठीक है ना, समझा करो। नया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, पहले कभी नहीं पढ़ा, तो ढंग से समझ लो पहले उसको, हाथ पांव मारने में लगे रहते हो। देखिए पार्ट नंबर सेकंड, सेकंड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। x इज लेस देन 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये सारे केसेस आपको लेने हैं। x इज इक्वल टू 0 में टेबल में देखिए वैल्यू है, 1 में वैल्यू टेबल में देख सकते हो k दी हुई है, 2 में वैल्यू 2k दी हुई है। k की वैल्यू डाल देते हैं 1/10 प्लस 2 इंटू 1/10, आंसर आ गया 3/10, खत्म, ठीक है। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ी, यानी x इज इक्वल टू 7, बस एक ही केस है। 7 पे आपका टेबल है 7k स्क्वायर प्लस k, ये प्रोबेबिलिटी है। 7 इंटू 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10, एलसीएम आ गया 100, तो ये हो गया 7 प्लस 10, 17/100। पार्ट नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0x3, यानी 0 से बड़ी और 3 से छोटी। 0 से बड़े का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 फिर x इज इक्वल टू 3, तो लेंगे नहीं क्योंकि 0 से 3 के बीच में, बीच वाले लेने हैं 1 2, दोनों केसेस आ जाएंगे। 1 वाले में प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है k, और 2 वाले में 2k, तो ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, लेस देन 3 में 3/10 आंसर, खत्म, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 9th आपका होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, कुछ केस में ना विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट लिखा नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैंने बोला एक डाइस को फेंका गया, ठीक है, तो उस केस में लिखा नहीं होता कभी भी विद रिप्लेसमेंट का केस है, विदाउट का है, बताओ क्यों। और अगर नहीं लिखा हुआ तो उसमें आप क्या करेंगे, देखिए अगर एक डाइस को आपने फेंका, सपोज सक्सेस आपका 5 आने पर सक्सेस होगा, तो 5 अगर आ गया तो क्या उसे 5 को हम बाहर निकाल के रख देंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसका 5 उठा के बाहर रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते। तो ऐसा केस विद रिप्लेसमेंट का ही होता है। एक सिक्के को उछाला, हेड आया, तो हेड को उठा के अलग थोड़ी रख देंगे कि सिक्के सिक्के में खाली टेल टेल बचे। तो ऐसे केसेस में आपका विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होता, सिर्फ विद रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार विद रिप्लेस ही हो रहा है, ठीक है ना, वो नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, find the mean number of head in 3 tosses of a fair coin. Find the mean number of heads in 3 tosses a fair coin. भाई साहब 3 टॉसेस हैं, एन अपना 3 हो गया।
नंबर ऑफ हेड्स है, यानी सक्सेस आपका जो है वो हेड होगा। और फेयर कॉइन है, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, ये सक्सेस होगा। फेलियर आपका टेल हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? 1/2, दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू। 3 बार सिक्के को उछाला है, एक्स अपना 0 1 2 3, मीन निकालना है, यानी टेबल तो बनाना पड़ेगा हमें। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 निकालते हैं। तो NC0 सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की पावर 3, 1/8। x इज इक्वल टू 1, 3C1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 1, 3 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। x इज इक्वल टू 2, 3C2 1/2 की पावर 2। अरे यार यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आना था, यानी 8 ही होएगा ये। और 1/2 की पावर 1, माइनस गलत किया था उस केस में मैंने। 3 इंटू 1/4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/8, सेम आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, 3C3 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 0, यानी 1/8। टेबल बना देंगे इसका। xi 0 1 2 3, pxi क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्साइज क्या होंगी? 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। पहले आप इसे लिख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मीन। मीन कैसे निकालेंगे। देखिए, मीन निकालने का तरीका क्या था? सिग्मा पी आई एक्स आई दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। एलसीएम आ गया 8, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3, तो हो गया 6 3 9 और 1 10 और 3 13 डिवाइड बाय 8 आंसर। ये मीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 कॉपी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो ये तो 0 ही है ना फर्स्ट वाला। तो 6 और 6 12/8, 4 तिया 12, 4 दुनिया 1.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। 2 dice are thrown simultaneously. 2 dice are thrown simultaneously if x denotes number of sixes
फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ 6x। भाई साहब एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन होता है, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन है 2 डाइस को फेंका जाता है, n हो गया 2, x हो गया 0 1 2। x डिनोट नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस मतलब सक्सेस आपका नंबर ऑफ सिक्सेस हो गया, यानी 6 कितना आता है 1/6, फेलियर कितना आता है 5/6। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट इस बार मैं टेबल बना के डायरेक्ट करूंगा, x इज इक्वल टू 0 1 2, बस 3 केस बनेंगे ना, ठीक है। जब 0 होगा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब 0 होगा तो NC0 2C0 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 1, तो आंसर आया 2, तो 25/36 पहला केस हो गया। 2C1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 1, आंसर आया 2 इंटू 1/6 इंटू 5/6 दैट इज इक्वल टू 10/36, 10/36 ये आ गया। और 2 वाले केस में 2C2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 0, तो आंसर आएगा 1/36। अब इसका मीन निकालना है, प्रोडक्ट 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 सबका ऐड, आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। ये हमारे विदाउट रिप्लेसमेंट वाले भाई साहब हैं, बिकॉज अब इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो हम कॉम्बिनेशन नहीं लगा पाएंगे, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कहता है 2 नंबर है सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप देखें आपके पास फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर ये होते हैं, इसमें से 2 नंबर सेलेक्ट किए गए, कोई दिक्कत नहीं मैं कर लूंगा। अब बच्चा कहेगा n हो गया सर 2, मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है, चाटा पड़ेगा तेरे मुंह पे खींच के। क्यों? क्योंकि भाई साहब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब लग नहीं सकता, सॉरी बर्नौलिस ट्रायल्स जब लग नहीं सकता, तो आप कैसे n निकाल रहे हो, कैसे r निकाल रहे हो, कैसे x निकाल रहे हो। अच्छा उसने दूसरी बात ये कही है e ऑफ x निकालना है, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है, यानी मीन ऑफ x, मीन ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। अब जो सैंपल स्पेस बनेगा ना वो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास 6 सिक्के हैं, सपोज आपके पास 6 कॉइन्स हैं, मैं इनको 6 पेन्स को ले रहा हूँ, 6 कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं भी यार। ये देखिए आपके पास 6 पेन्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये इनकी नंबरिंग है। दोबारा 1 2 3 4 5 6 यहां से लेकर यहां तक, ऑरेंज वाला 1 है। 2 पेन मुझे निकालने हैं, ठीक है। अगर मैं एक निकाल लेता हूं तो मैं उसे वापस रिप्लेस नहीं करूंगा, समझ रहे हो। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो इस केस में जो सैंपल स्पेस होगा बड़ा सिंपल होगा। सैंपल स्पेस आपका ऐसा हो सकता है 1 2 1 1 नहीं होगा, क्यों? अगर एक पेन, अगर ये आपका 1 था, अगर ये निकल गया तो क्या ये दोबारा आएगा? तो 1 1 तो आ ही नहीं सकता, रिपीट, डाइस का केस थोड़ी है, ये तो डिजिट्स का है, तो 1 1 तो आ ही नहीं सकता। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 के तो ये सारे केस हो सकते हैं कि भाई पहला नंबर 1 निकल जाए, दूसरा 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 2 के 2 1 2 2 नहीं हो सकता, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 नहीं होएगा, 3 4
3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3, 4 4 नहीं होगा, 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 6 तो हो नहीं सकता, यानी सैंपल स्पेस आपका 30 का बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि x डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर ऑब्टेन, लार्जर ऑफ टू नंबर, दोनों में से कोई भी बड़ा नंबर। सपोज व्हेन 2 इज ग्रेटर, व्हेन 2 इज ग्रेटर, जब 2 बड़ा है, भाई 2 बड़ा है, ऐसे कितने केसेस हैं, एक तो 1 2 का केस है और एक 2 1 का केस है, समझ में आ रही है बात। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 2/30। व्हेन 3 इज ग्रेटर, जब 3 बड़ा है, 3 बड़ा है तो केस क्या होंगे, 1 3 3 1 2 3 3 2, 4 केस 4/30। व्हेन 4 इज ग्रेटर, जब 4 बड़ा हो, 1 4 4 1 2 3 2 4 4 2, उसके बाद 3 4 4 3, ये आ गया आपका 6/30। ऐसे सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते रहना। 5 इज ग्रेटर, जब 5 बड़ा हो तो 1 5 5 1, 2 5 5 2, 3 5 5 3, और क्या रहेगा, 4 5 और 5 4, 8/30। When 6 is greater, 1 6 6 1, 2 6 6 2, 3 6 6 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद 4 6 6 4, 5 6 6 5, खत्म। ये हो गया 10/30, ठीक है। ये सारे केसेस बन गए, इनका टेबल बना लेंगे 2 3 4 5 6 करके। पहले आप इसे कॉपी करो, फिर मैं अगले पेज पे बनाता हूं, जल्दी करना। आज ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देंगे भाई, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद। देखिए टेबल बना लें, टेबल बना रहे थे रैंडम वेरिएबल का, 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 2 पे 2/30, 4/30, 6/30, 8/30 और 10/30। मीन निकालना है, मीन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा PI/XI, और ऐसे भी लिख सकते हैं E के साथ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, प्लस 3 इंटू 4/30 प्लस 4 इंटू 6/30, 5 इंटू 8/30 एंड 6 इंटू 10/30।
एलसीएम लेते हैं 30, 4 + 12 + 24 + 40 + 60, 100, 12 और ये 4 16 और 24, 140 डिवाइड बाय 30, आंसर आ गया 14/3। खत्म। क्वेश्चन नंबर करेंगे 13, 14, 15। अगले क्वेश्चन में वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स obtained when 2 dice are rolled। अब इसके अंदर कहानी पता है क्या है? अब बच्चा कहेगा सर सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, इसके अंदर n हो गया 2, क्योंकि डाइस के केस में तो रिपीटेशन नहीं होता। मैं आपकी बात सारी समझ रहा हूँ, सारा सही कह रहा हूँ, लेकिन सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, इसके अंदर सैंपल स्पेस हम एक का नहीं ले सकते, बिकॉज सम बोला है और सम कभी भी एक नंबर का कैलकुलेट नहीं करा जा सकता, 2 नंबर कम से कम चाहिए सम करने के लिए। इसका मतलब सैंपल स्पेस 30 का होगा। और सम आपका क्या क्या आ सकता है? किसी भी केस में जब आप डाइस को फेंको तो आपका सम क्या क्या आ सकता है? आपका सम आ सकता है सम इज 2, ये आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 आने का, 2 कब कब आएगा सम? एक ही केस में आता है जब 1 1 हो। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 1/36। सैंपल स्पेस डाइस में तो 36, रिपीटेशन का कोई चक्कर ही नहीं है। सम इज 3, सम 3 कब आएगा? जब आपका केस होगा प्रोबेबिलिटी 1 2 2 1, 2/36। सम इज 4, अब मैं लिखूंगा नहीं बाकी सारे, ठीक है। सम इज 4, ओरल बता रहा हूं। 1 3 3 1, 2 केस हो गए, 2 2 3 केस, 1 3 3 1 और वो 3/36। सम इज 5 2 3 3 2, 2 केस, 1 4 4 1 4। सम इज 6, सम जब 6 हो, 1 5 5 1, 2 केस, 2 3 3 2, 2 केस, 4 और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 1 1 4, ठीक है ना। गिना नहीं है मैंने, अच्छा 6 का केस है ना। 1 5 5 1, 2 3 3 2 और 4 2 2 4, 2 2 4 2 6, 6/36। सम इज 7, 7 कम आता है 2 5 5 2 3 4 4 3 5 2 तो हो गया, और उसके बाद आता है 6 1 और 1 6 पे, तो 2 2 4 2 6, 6/36। प्रोबेबिलिटी सम इज 8, जब सम 8 हो तो 1 के केस में तो कोई भी नहीं होता, 2 के केस में 2 6 6 2, 2 केस हो गए, फिर 4 4 1 केस, 3 5 5 3, 2 2 4, ऐसे मतलब 5 जो भी है, मतलब शायद इसके कितने केसेस बनेंगे? 1 से कोई भी नहीं बनेगा, 2 से बनेंगे 2 6 6 2, 5 3 3 5 4 4, बस 1 2 3 4 5। अब ये गिरने लग जाएगा, 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 9,
ठीक है, 4/36 आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 10, 3/36 कैलकुलेट करके देख सकते हो। और सम इज 11, 12/36 सॉरी 2/36 और सम इज 12 तो 1/36। तो ये सारे केसेस आपके बन गए इसके। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको। फिर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना सीखेंगे हम इसमें। देखिए टेबल बनाएंगे। XI क्या कहां से शुरू होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। PXI भाई सारी वैल्यू लिख रहा हूं। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36 और 2 बार लिख देगा 6/36, तो 2 बार ही तो था। 1 2 3 1 2 3 4, सम इज 6। जब सम होगा यहाँ गड़बड़ी हुई होगी। व्हेन सम इज 6, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3। तो 6/36 है, 5/36 है ही नहीं, तो 5 ही केस तो बने। 4 के बाद इधर आना था 5 और एक ही बारी आएगा 6/36। तो मैंने जहां पर सम इज कितना, सम इज 6, इधर 6 होगा, इधर 5 गिरने लग जाएंगे। 4 3 नहीं 6/36, 5 4 3 2 1, 6/36। अच्छा यहाँ तो 5 ही है ना, ठीक है, यहाँ तो सही था 5। यहाँ पे आएगा 6, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। ठीक है ना। अब इसका मीन निकालते हैं, सिग्मा PIXI ऐसे। अब एलसीएम ले लिया 36, वैल्यूज लिखी और कुछ नहीं करा। 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12। ये आपका कैलकुलेट कर कुरा के आ जाएगा। ऐड करके देख लेता हूँ। टू + 6 + 12 + 20 30 42 40 36 30 22 252 divided by 36।
7, ये मीन आ गया आपका। बट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालने हैं, तो वेरिएंस होता है सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर होगा 7 माइनस सिग्मा xi स्क्वायर पी आई। xi का स्क्वायर मतलब था 2 का स्क्वायर इंटू दिस, 3 का स्क्वायर इंटू दिस। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेट तुम खुद करोगे। ठीक है ना, फिर आंसर आएगा आपका, कैलकुलेट कर कुरा के मैं बता देता हूँ कितना आंसर आ रहा है। 5 ये आएगा 54.833 माइनस 49, 5.833, और इसका रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, क्या होता है वेरिएंस में, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करने हैं हमें। चलो देखो, कहता है कि a class of 15 students whose ages are 14, 17, 15, 14, 21 वगैरह वगैरह वगैरह. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen. 14, 17, 15, 14 को मैं 14 के नीचे ही लिखूंगा जानबूझ के. उसके बाद 21, 17, 21, 17, 19, 20, 16, 19, 20, 16, 18, again 20, 17, 16, 19, 20. ये डाटा बना दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टूडेंट है. मैंने एक के नीचे एक की एज लिख दिया. हर एक का चांस सेलेक्ट होने का इक्वल है. तो ऐसे बच्चे जो 14 साल के हैं उनका क्या डाटा हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई सेलेक्ट होने की भाई. उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 2/15. ठीक है. ऐसे बच्चे जिनकी एज 15 साल है, मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ 15 साल 1/15. ऐसे जिनकी 16 ईयर है 2/15. पता लग गया क्यों? क्योंकि 2 हैं. समझ में आया क्यों मैंने एक के नीचे एक लिखा? आसानी पड़ेगी. 17 साल वाले कितने हैं? 3/15. 18 साल वाले कितने हैं? 1/15. 19 साल वाले 2/15. 20 साल वाले कितने हैं? 3/15. और भी कोई है? 21 साल वाले 1/15. बस 2 3 4 5 और 3 8 और 1 9 10 11 12 13 14 15 पूरे हैं. मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना है. आप खुद कर सकते हो इसको. क्वेश्चन नंबर 15. इन अ मीटिंग 30% ऑफ द मेंबर्स फेवर, 30% मेंबर फेवर में है एंड नहीं 70% मेंबर फेवर में है और 30% ऑपोजिशन में. 70% आर इन फेवर एंड 30%
are in oppose in a certain proposal. A member is selected at random and we take x is equal to 0. हमने लिया x is equal to 0. कहता है if he opposed and x is equal to 1, ये लेना है if he opposed. और x is equal to 1 लेना है if he is in favor. ठीक है. कहता है आगे फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेशन निकालनी है और वेरिएंस निकालना है. तो क्या प्रॉब्लम भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अपोजिशन वाले कितने 30% और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कितने हो गए 70%. बस ये प्रोबेबिलिटी बन गई. अब क्या निकालने के लिए बोला उसने, कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ई. तो इसका टेबल बना लेना, xi 0 1 30/100 और 70/100. कैलकुलेट मार देना, आंसर आ जाएगा. ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो. दो बाकी एमसीक्यू में वो आपका होमवर्क है. अगली क्लास में हम ना बर्नौलिस ट्रायल्स के पहले एग्जांपल्स करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे. ज़्यादा इसके मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, कॉन्सेप्ट सेम ही चलेगा पुराने वाला ही, बट एक दो चीज़ों में चेंज हो जाएगा बस 13.5 में. तो अगली क्लास में 13.5 पूरी करा दूंगा, देखता हूँ. उसके बाद मिसलेनियस. तो इतना पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से. बाय बाय, सी यू, टाटा, टिंग टोंग.